हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जराना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2A के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने अब 16th नंबर का क्वेश्चन करना है। कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास m falls down through a height h. Obtain an expression for the work done by the force of gravity. देखिए हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका मास m है। नीचे इसका जो वेट है mg वो एक्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉडी नीचे आ रही है। तो ये हो गई आपकी फोर्स और ये हो गई इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन होता है क्योंकि F इंटू एस, तो F तो हमारा mg हो गया। S मान लेते हैं क्योंकि इसने बोला थ्रू है हाइट h, तो मतलब ये जो ये डिस्प्लेस होगा वो आपका h है। तो यहाँ पे s की जगह h आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आपके पास आ जाता है mgh। तो बस इसीलिए आपका यहाँ पे जो है वर्क पॉजिटिव लेना है क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है अ बॉय ऑफ मास m क्लाइम्स अप द स्टेयर्स ऑफ द वर्टिकल हाइट h, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब क्योंकि उसे ऑलरेडी बोल दिया है वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो पहली बात तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बोलता तो नेगेटिव वर्क डन होता, बट इसने बोल दिया वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही लेके चल रहा है। तो आंसर हमारा mgh आ जाता है। देखिए बॉडी चाहे आपकी सीधी ग्राउंड से एक हाइट h पे चली जाए या स्टेयर्स की हेल्प लेकर वो h चली जाए, वर्क डन हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वो कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से वो बॉडी आपकी नीचे वाली पोजीशन से ऊपर वाली पोजीशन पर गया है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ देखना है कि वर्टिकल हाइट कितनी h है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालते तो माइनस mgh आता, और क्योंकि उसने ऑलरेडी कह दिया कि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो माइनस आप निगलेक्ट कर दीजिए, आंसर लिख दो mgh, और इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हो। सो व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ ही यूजेस अ लिफ्ट इन क्लाइंबिंग द सेम वर्टिकल हाइट। तो मैंने कह दिया था अगर आपने हाइट सेम किया है, वर्टिकल हाइट अगर सेम है, तो दोनों केस में जो वर्क डन है वो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन द टर्म एनर्जी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। देखिए एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, एंड एसआई यूनिट इसका जूल होता है। ये हमने इसके बारे में बहुत ही से पढ़ा हुआ है। फिर कहता है कि व्हाट फिजिकल कंडीशन डज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मेजर्स। सो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एटॉमिक पार्टिकल होता है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो हमारी मेजर की जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू द 1 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या ऑन एन इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1.6 टेन टू द पावर -19 कूलम इनटू 1 कर दिया वोल्ट, एंड फाइनली आंसर ये आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 टेन टू द पावर -19 जूल है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी मतलब ये ना आपके पेपर में भी आ जाता है। सो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखें इसको। फिर आता है बेटा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता कि 1 जूल आपका, देखिए वैसे तो 1 कैलोरी आपका 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर होता है, तो वह 4.18 लेते हैं। जब आप 4.18 जूल को 1 कैलोरी लिखते हो और 1 जूल को फाइंड करने के लिए 4.18 कैलोरी करोगे तो इसको सोल्व करके आपको 0.24 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर है, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरी। ऑब्वियस है बेटा कि कैलोरी जो है वो हीट एनर्जी का यूनिट होता है, तो हीट एनर्जी इसका आंसर है। रिलेशन बोला है ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी के साथ। देखिए हमारी कोई भी एनर्जी हो, ऐसा यूनिट उसका हमेशा जूल ही रहेगा, ठीक है। तो उसने कहा है कि कैलोरी का आपने रिलेशन निकालना है ऐसा यूनिट के साथ, तो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है। सो डिफाइन किलो वॉट आर। सो देखिए वैसे बात पहले बता देता हूँ, किलो वॉट आर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप स्पेंड करते हो ये उसका यूनिट है।
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो पावर इनटू टाइम करके आप उसको कैलकुलेट करते हो। तो आपने क्या करना है कि 1 किलो वॉट आर का अप्लायंस लेना है, उसको 1 घंटे के लिए यूज करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी वो 1 किलो वॉट आर आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिराइव में ऑलरेडी कर चुका हूं कि ये आपका 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो अपलोड की हुई है। डिफाइन द टर्म पावर, पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसका वॉट होता है। और याद रखें प्लीज कि आपका जो 1 वॉट है वो एक्चुअली 1 जूल पर 1 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द पावर स्पेंड बाय द सोर्स डिपेंड्स। देखिए सिंपल सी बात बताता हूं आपको, जब हम पावर के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, एक तो वर्क पे और दूसरा ये डिपेंड करता है टाइम पे। तो जितना कम टाइम होगा पावर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और या फिर वर्क जितना ज्यादा होगा सेम टाइम के अंदर तो उसकी पावर भी ज्यादा होगी। सो दे आर डायरेक्टली इफ टाइम इज कांस्टेंट, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ वर्क इज कांस्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क एंड पावर, देखिए वर्क प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में एक्ट होनी चाहिए, वो ही हम कंसिडर करते हैं। पावर होता है कि कितने टाइम के अंदर आप वो वर्क करते हो, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ऑब्वियस है वर्क टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, बट पावर एक्चुअली टाइम पे डिपेंडेंट आपका होता है। यूनिट्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी और पावर के बारे में बात करूं, एनर्जी मतलब होता है कि कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कितनी एनर्जी लगती है किसी काम को करने के लिए, वो उसके मतलब वो उसका एनर्जी होता है, राइट। एंड उसके बाद पावर की बात करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितनी देर के अंदर आप वो वर्क करते हो, तो वो आपका पावर हो जाता है। ऑब्वियस एनर्जी फिर से टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है आपका, बट पावर आपका टाइम पे डिपेंडेंट होता है। बाकी यूनिट्स आपके सामने है। स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर। देखिए अगर मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मेरा जो 1 वॉट होता है, 1 वॉट वो 1 जूल पर 1 सेकेंड है। तो अगर आप कोई वर्क कर रहे हो 1 जूल का इन 1 सेकेंड, तो मतलब जो पावर आपने स्पेंड करी है वो 1 वॉट की है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। सो देखिए बेटा जो हॉर्स पावर होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर होती है आपकी। ठीक है, सो इट इज इलेक्ट्रिक पावर, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। एंड 1 हॉर्स पावर ऐसा यूनिट ऑफ पावर के साथ कैसे रिलेटेड है, तो 1 हॉर्स पावर आपका 746 वॉट के बराबर होता है। तो जो ऐसा यूनिट है बेटा पावर का वो वॉट है, तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉट एंड द वॉट आर। देखिए वॉट जो है वो आपके पावर का यूनिट है, और वॉट आर जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने के लिए हम पावर इनटू टाइम करते हैं, जो कि आपका वर्क हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो उससे फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन किलो वॉट आर। सो देखिए बेटा किलो वॉट आर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि एनर्जी का यूनिट है, वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द बेटर वर्ड। किलो वॉट इज द इलेक्ट्रिक पावर, वॉट आर अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन आपकी एनर्जी है एसोसिएटेड विद द एटॉमिक पार्टिकल्स। Is it possible that no transfer of energy take place even when the force is applied on a body? Answer is yes. देखिए आप अच्छी तरह जानते हो, मैंने आपको कुली वाला एक एग्जांपल दिया था कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लीजिए कोई एक कुली है और उसने सिर पे अपने लगेज रखा हुआ है, उसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और वो डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सो देयरफॉर इसकी वजह से वर्क 0 हो जाएगा। वर्क 0 का मतलब होता है ना तो उस बॉडी के अंदर कोई एनर्जी गेन हो रही है ना तो लॉस हो रही है। तो ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो आई होप आपको बेटा ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसके बाकी जो क्वेश्चन आंसर थे वो डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।